हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 11 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेनर डायोड एंड जेनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जेनर डायोड का मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल आता है और जेनर डायोड के जो न्यूमेरिकल है बहुत इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल को समझने के लिए पहले आपको जेनर डायोड के बेसिक्स को समझना होगा और जेनर डायोड की वर्किंग को समझना होगा। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इजी होगा, लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार ब्रेक डाउन मैकेनिज्म को रिवाइज कर लेना, जिसको हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि ब्रेक डाउन मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा था। देखिए, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक लाइटली डोप्ड डायोड है, मतलब एक ऐसा डायोड जिसमें डोपिंग जो है वो लाइट है, कम है, तो ऐसे डायोड को जब हम रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं तो रिवर्स बायसिंग के समय जब रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज होता है तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाकर के उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है और उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जो ब्रेकडाउन होता है उसे हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। और एवलांच ब्रेकडाउन के बाद जो डायोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई हैवीली डोप डायोड है, मतलब जिसमें डोपिंग हाई लेवल की है, तो ऐसे डायोड को जब रिवर्स बायसिंग में यूज किया जाता है तो वो डायोड भी हमारा क्या होता है, उस डायोड के अंदर भी ब्रेकडाउन होता है, लेकिन उसके अंदर जो ब्रेकडाउन होता है उसे हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। और जेनर ब्रेकडाउन के बाद हमारा जो डायोड है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, उस डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि अगर इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है उसके बाद भी हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, या आपका जो लोड है अगर लोड भी वेरी कर रहा है उसके बाद भी हमें आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा। ये वर्क होता है वोल्टेज रेगुलेटर का। और जो जेनर डायोड है ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है आफ्टर दी जेनर ब्रेकडाउन। बात समझ में आ गई? अब अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज जेनर डायोड, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान दीजिएगा। एक जंक्शन डायोड, मतलब ये पीएन जंक्शन डायोड है, स्पेशली डिजाइन टू ऑपरेट ओनली इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। यानी कि ये एक ऐसा डायोड है जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है रिवर्स बायसिंग में यूज करने के लिए। और रिवर्स बायसिंग में भी कहां पर? जहां पर हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है। टू ऑपरेट ओनली इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कॉन्टिन्यूअसली इज कॉल्ड अ जेनर डायोड। तो मुझे लगता है डेफिनेशन आपको अब समझ में आ गई होगी। जेनर डायोड इज ए हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं, जो जेनर डायोड होता है इसमें जो डोपिंग होती है वो हाई लेवल की होती है। क्लियर है? और ये एक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड है। जेनर डायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन यानी कि जेनर ब्रेकडाउन रीजन में इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेनर ब्रेकडाउन के बाद इस डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। आपको मालूम है जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो ब्रेकडाउन के बाद हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन रिवर्स सैचुरेशन करंट तेजी से इंक्रीज करता है। बात समझ में आ रही? तो पहले हम इसके सिंबल को देख लेते हैं कि जेनर डायोड का सिंबल क्या है, उसके बाद हम जेनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंबल की। देखिए, आपको नॉर्मल डायोड का सिंबल पता है भाई। नॉर्मल डायोड का सिंबल कैसा होता है? नॉर्मल डायोड का सिंबल ऐसा होता है। ये हमारा नॉर्मल डायोड का सिंबल है। इधर एनोड होता है, इधर आपका कैथोड होता है, यानी कि पी साइड है और ये आपकी एन साइड है। बोलो, बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हमारे पास जेनर डायोड है तो जेनर डायोड के सिंबल में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? देखो, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन के साथ साथ यहां पर ये हल्का सा कर्व है। मतलब एक्चुअल में बुक्स में कई जगह पर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब ये पूरी लाइन ऐसे कर्व करके दिखा सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? जेनर डायोड का सिंबल है।
क्या है, जेनर डायोड का सिंबल। तो इस जेनर डायोड को जब हम रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है पूरी वर्किंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। देखिए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जेनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करिए, ड्रॉ करिए। बात समझ में आ रही? और ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। अगर आपने ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को रिवाइज कर लिया है तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के अंदर भी हमने ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया था। इसको हम पहले कई बार ड्रॉ कर चुके हैं। तो सेम यहां पर है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्या है, जेनर ब्रेकडाउन है। एवेलेंस ब्रेकडाउन में क्या होता है, एवेलेंस ब्रेकडाउन में ये कर्व थोड़ा आगे जाके बेंड होता है नीचे, लेकिन जेनर ब्रेकडाउन पहले होता है, एवेलेंस ब्रेकडाउन बाद में होता है, हाई वोल्टेज पर होता है। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये हमारा जेनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करें, देखिए जेनर डायोड को हम यूज करते हैं रिवर्स बायसिंग में, लेकिन अगर हम उसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करें तो क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज कर रहे हैं तो ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। मतलब जैसा डायोड अब तक हम पढ़ रहे थे उसी की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आ रही है? तो जेनर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। पहले तो देखो, यहां पर वीएफ का मतलब है फॉरवर्ड वोल्टेज, वीआर का मतलब है रिवर्स वोल्टेज। मतलब इधर को हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और इधर क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज होता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ऊपर हमारा फॉरवर्ड करंट है, नीचे हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हो रहा है। देखो, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है ये प्रैक्टिकल जेनर डायोड के लिए। अगर हम आइडियल जेनर डायोड लेंगे तो क्या होगा, उस केस में ये जो हमारी कर्व है ये सीधे इसके ऊपर से जाएगा और सडनली नीचे बैंड हो जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे जाएगा और सीधे ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो कर्व है ये प्रैक्टिकल डायोड का है, आइडियल डायोड का नहीं है। अगर आइडियल डायोड का आप बनाएंगे तो ये कर्व सीधे ऐसे आएगा, इस तरह से, है ना, और सीधे ऊपर जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए अब जरा ध्यान देना। तो देखो, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ा बहुत रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है। और उसमें भी अगर हम डायोड को आइडियल मान लें तो हम मान लेते हैं कि रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है, 0 है। तो यहां पर थोड़ा बहुत रिवर्स सैचुरेशन करंट है, लेकिन अगर हम इसको आइडियल लेंगे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही? जैसे जैसे हम रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है या एक समय पर इतना वोल्टेज अप्लाई हो जाता है कि वहां पर क्या होता है, उसमें जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है। यानी कि हमारा जो डायोड है, डायोड में क्या हो जाता है, जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है। और जिस वोल्टेज पर यह ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहां पर जो ये VZ है ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। बात समझ में आ रही है? ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सा, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। न्यूमेरिकल में ये हर एक न्यूमेरिकल में आएगा VZ। तो यहीं पर समझ लेना कि जो VZ है ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। क्लियर है? देखो, जब तक हमारा वोल्टेज इस VZ से कम है, क्या है, जब तक हमारा वोल्टेज इस VZ से कम है तब तक हमारा जो डायोड है वो नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही हमारा वोल्टेज VZ से ज्यादा होगा उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, जेनर ब्रेकडाउन। और उसके बाद हमारा जो डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कब करता है, जब हमारा रिवर्स बायसिंग में जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब निगेटिव में ज्यादा हो जाएगा। अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज यहां पर आ जाता है तो हमारा जो जेनर डायोड है ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। और आपको मालूम है ब्रेकडाउन के बाद जो डायोड में रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। बात क्लियर है? तो आप यहां पर देख सकते हैं आफ्टर जेनर ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो गया। वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट। वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया अक्रॉस द डायोड। देखिए, अप्लाई वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं लेकिन डायोड के अक्रॉस नहीं बढ़ रहा है। मतलब इनपुट वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। आउटपुट वोल्टेज हो गया कांस्टेंट और करंट बढ़ रहा है।
आप देख सकते हैं करंट बढ़ रहा है, मतलब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज नहीं बढ़ रहा लेकिन करंट बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर भी करंट पर भी एक लिमिटेशन है भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि आप इनपुट वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट भी एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो हमारा डायोड है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो जेनर डायोड से करंट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं जेनर करंट, और इस जेनर करंट की एक मिनिमम वैल्यू भी होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। देखिए मार्केट में जो जेनर डायोड मिलते हैं या जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, वहां पर जेनर डायोड की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होती है। अलग अलग स्पेसिफिकेशन के जेनर डायोड आते हैं। बात समझ में आ रही? तो उनमें स्पेसिफाई होता है कि मिनिमम जेनर करंट कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। बात समझ में आ रही? उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा, ये सब उस पर मेंशन होता है, ये स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स के जेनर डायोड मार्केट में मिलते हैं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके सर्किट सिंबल की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं सर्किट सिंबल की। तो यहां पर 3-4 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि VZ क्या है, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, न्यूमेरिकल में ये आपको गिवन होता है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा मिनिमम जेनर करंट है, ये न्यूमेरिकल में जनरली कभी भी गिवन नहीं होता है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और जो जेनर मैक्सिमम करंट है ये न्यूमेरिकल में जनरली आपको गिवन होगा सभी जगह पर जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये गिवन होगा, ये गिवन नहीं होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और VZ ये भी आपको गिवन होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई होगी। यहां से यहां तक हमारा क्या है, ये जेनर ब्रेकडाउन रीजन है। क्लियर है? चलिए नाउ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए जेनर डायोड। अब हम जेनर डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि जेनर डायोड हमारा वर्क करता है रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में अब जरा ध्यान दो ना, रिवर्स बायसिंग में देखो, रिवर्स बायसिंग में दो सिचुएशन है। रिवर्स बायसिंग में दो सिचुएशन है। एक VZ से पहले की, VZ से पहले का मतलब क्या है कि जो हमारा रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो VZ से कम है। तो अगर रिवर्स बायसिंग में अप्लाइड वोल्टेज, ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, अगर अप्लाइड वोल्टेज VZ से कम है तो आपका जो जेनर डायोड है ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे नॉर्मल डायोड होता है ना, नॉर्मल डायोड को हम रिवर्स बायसिंग में ओपन सर्किट लेते हैं। क्या लेते हैं? ओपन सर्किट। तो जेनर डायोड को भी हम ओपन सर्किट कंसीडर करेंगे। कब? जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज VZ से कम है, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में जब तक हमारा वो अप्लाइड वोल्टेज VZ से कम है तब तक ये जो जेनर डायोड है ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब सर्किट ओपन हो जाएगा जैसे नॉर्मल डायोड में होता है। अब सिचुएशन आती है दूसरी वाली कि अगर अप्लाइड वोल्टेज VZ से ज्यादा हो गया, मतलब रिवर्स बायसिंग में हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं और ये VZ से अगर ज्यादा हो गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो ये डायोड है जेनर डायोड, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, इसके इक्विवेलेंट सर्किट में हम इसको बैटरी से करेंगे रिमूव। देखो ध्यान देना, रिवर्स बायसिंग में है, देखो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव रिवर्स बायसिंग में। तो अब ये रिवर्स बायसिंग में एक बैटरी से रिमूव कर सकते हैं आप इसको, और इस बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो VZ के बराबर होगा, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? इसके बराबर होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज के, और इस वोल्ट पर जाके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो इसके मतलब ये हुआ कि जब हम जेनर डायोड को सर्किट में यूज करेंगे तो वो इनिशियली वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा। जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो जेनर ब्रेकडाउन के बाद वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। उससे पहले तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और ब्रेकडाउन के बाद वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है ये एक्चुअल में काम कर रहा है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, है ना। ये क्या है हमारा, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि यहां पर अब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कब करता है, जब अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है।
तब काम करता है, और उसके बाद वोल्टेज हमारी कांस्टेंट हो जाती है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है, इनपुट वोल्टेज भले ही वेरी करे। क्लियर ना? अगर हमारा जो जेनर डायोड है, अगर हम उसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे नॉर्मल डायोड होता है ना वैसे ही काम करेगा। देखो फिर जब आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में, तो अगर ये डायोड सिलिकॉन का है तो हम इसको रिमूव कर देंगे 0.7 वोल्ट से, और अगर जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट से रिमूव कर देंगे, और अगर ये आइडियल डायोड है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो मतलब जेनर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करता है। तो मुझे लगता है अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब हम जेनर डायोड की वर्किंग को समझ सकते हैं। क्लियर है ना? जेनर डायोड एज अ शंट वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब देखो शंट का मतलब आपको मालूम है पैरेलल, है ना? तो जो हमारा जेनर डायोड है वो शंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। अब यहां पर शंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां पर देखो, जो ये सर्किट को देखो ध्यान से, इस सर्किट में जो हमारा जेनर डायोड है उसको हम लोड के पैरेलल में यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जेनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर। तो ये जो सर्किट आपके सामने बना है, ये सर्किट जेनर डायोड का है, और यहां पर जो जेनर डायोड है वो शंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह क्या करेगा? काम करेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन कब काम करेगा? जब आपके ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह तब काम करेगा जब हमारा जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VZ से ज्यादा होगा। अगर VZ से कम होगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये भी हमने पढ़ा। तो देखो यहां पर क्या लिखा, आप पहले तो ध्यान से देखिए, सर्किट को ध्यान से देखो। यहां पर क्या, एक बैटरी अप्लाई की हमने, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, निगेटिव टर्मिनल नीचे है। सीधी सी बात है, यहां से करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। और यहां पर इस बैटरी के सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है R। इस रजिस्टर का काम ये होता है, ये करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है। तो जो करंट आगे जाएगा उसकी वैल्यू को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम कहते हैं VR। मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम क्या, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? VR से। और इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने कह दिया IR। बाकी नोटेशन चेंज भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है ना? ये हमारा जेनर डायोड है। इस डायोड से जो करंट फ्लो होगा उसको हम कहेंगे जेनर करंट। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जहां से हमें आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट। तो इससे जो करंट फ्लो होगा उसको हम कहेंगे IL, मतलब लोड करंट। इस लोड से जो करंट फ्लो हो रहा है, और इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम कह रहे हैं VL। बात समझ में आ रही? अब देखो, अगर आप यहां पर हल्का सा ध्यान दें तो ये और ये दोनों पैरेलल में है। क्या है? ये और ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। और आपको मालूम है पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो सीधी सी बात है, जितना VZ होगा उतना ही VL होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। बात तो बिल्कुल सही है, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। लेकिन कब बराबर होने चाहिए ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं पता ना कि ये जो हमारा जेनर डायोड है ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा भी या नहीं करेगा। भैया हमेशा काम नहीं करता, ये ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन के बाद वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो जेनर डायोड है ये ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है। अगर ये ऑन होगा तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा, और अगर ये ऑफ होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो वही नीचे लिखा है, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ जेनर डायोड, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ जेनर डायोड बाय रिमूविंग इट फ्रॉम द सर्किट एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर। मतलब हमें क्या करना है? हमें यह पता करना है कि जो जेनर डायोड है ये ऑन है या ऑफ है, और इसको पता करने के लिए हमें इसको सर्किट में से हटाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको सर्किट से रिमूव कर देता हूं। ये लीजिए, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, सर्किट से मैंने इसको रिमूव कर दिया। क्लियर है? ये लीजिए, सर्किट से हटा दिया मैंने इसको, है ना? अब हम पता करेंगे कि जेनर डायोड ऑफ होगा कि ऑन होगा। कैसे पता चलेगा? इसको हटाने के बाद अब हम इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। देखो यहां पर बैटरी लगी है और अब ये दो रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है। तो अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आप किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस
वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइड रूल से। ये आपका वोल्टेज डिवाइड रूल का फॉर्मूला है जो आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, जितना यहां पर रेजिस्टेंस है वो ऊपर आएगा, अपॉन में जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं उनका सम नीचे आएगा, तो 2 लगे, दोनों का सम नीचे आ गया, इनटू में जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है वो आएगा VI। तो यहां से आपको पता चल जाएगा V या VL, V आपको पता चल जाएगा। यहां से बात समझ में आ रही, क्या पता चल जाएगा V। अब देखो 2 केस बनेंगे, अगर ये VZ से ज्यादा हुआ, भाई अगर अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो हमारा डायोड ऑन होगा, और अगर ये कम हुआ तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस VL की वैल्यू, V की वैल्यू VZ से ज्यादा हो गई तो डायोड ऑन हो जाएगा और वो रेगुलेटर की तरह काम करेगा, और अगर कम हो गई तो ये ऑफ हो जाएगा और रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये लीजिए, अब ये डायग्राम हमारे पास आ गया, तो हमें समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्टेज डिवाइड रूल का, और इसका यूज हम न्यूमेरिकल में भी बार बार करेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो RL अपॉन RL प्लस R, यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा। ऑन होगा तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा, और ऑफ होगा तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही? अगर डायोड ऑन है तो इसका मतलब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर। बोलो बात समझ में आ गई? और अगर ये ऑफ हो गया तो नॉट वर्क एज वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है, नॉट वोल्टेज रेगुलेटर। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा और कब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा। अब आते हैं वापस, देखो अब यहां पर सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड एज अ शंट वोल्टेज रेगुलेटर, बात समझ में आ रही? तो यहां पर आपके 3 केस बनेंगे। 3 केस क्या बनेंगे? देखो, केस नंबर 1 कि आपका जो इनपुट अप्लाइड वोल्टेज है ये कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, और जो आपका आउटपुट वोल्टेज है ये भी कांस्टेंट है, मतलब दोनों के दोनों कांस्टेंट है ना। तो एक केस तो ये बनेगा। दूसरा केस यहां पर बनेगा जब आपका इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। और तीसरा आपका बनेगा जब आपका इनपुट तो कांस्टेंट है, इनपुट वोल्टेज, लेकिन लोड जो है आउटपुट लोड वो वेरी कर रहा है। तो ये 3 केस बनेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे वर्किंग पूछी जाती है जेनर डायोड की एज अ शंट रेगुलेटर, तो आप यहां पर 2 केस लेंगे। एक तो केस नंबर 2 जहां पर V आपका वेरिएबल होगा और RL आपका वेरी करेगा, ये डायग्राम बनाएंगे और जितना यहां पर लिखा उतना लिखेंगे। और दूसरा ये जब आपका फिक्स होगा और RL वेरी करेगा, और ये डायग्राम फिर से बनाएंगे और जितना यहां पर लिखा उतना लिखेंगे। यानी कि ये 2 स्लाइड आपको वहां पर लिखनी होंगी। बात समझ में आ रही है? 2 स्लाइड। बाकी अगर आपके पास समय है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, तो आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 तो करनी है, सेकंड और थर्ड। अब चलिए समझ लेते हैं। अच्छा ये नहीं, इसकी बात कर रहा था मैं, इसके बाद ये तीसरा। चलिए अब देखो यहां पर वापस समझते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि अब हमें न्यूमेरिकल करने इसके ऊपर बेस। तो न्यूमेरिकल करने के लिए इसकी वर्किंग को, इसके फॉर्मूले को अच्छे से समझना पड़ेगा ना। अब अगर हमारा डायोड ऑन है तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये सारे पैरामीटर पूछे जा सकते हैं जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ भी नया नहीं है, आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ। क्या पढ़ रहे हैं? ओम्स लॉ। क्या होता है भाई ओम्स लॉ? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू में आई आर, ये आपका ओम्स लॉ है। बस जेनर डायोड के जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल है ना, उनमें यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का, है ना। अब यहां पर हमें I निकालना है तो V अपॉन आर हो जाएगा, R निकालना है तो V अपॉन आई हो जाएगा, V निकालना है तो आई आर हो जाएगा। आप इसको 3 तरीके से यूज कर सकते हैं और आप अच्छे से जानते हैं। चलिए नाउ आ जाओ इधर। अगर हमारा डायोड ऑन है, सीधी सी बात है, ये डायोड ऑन है। क्या है? डायोड ऑन है। तो सीधी सी बात है, अगर डायोड ऑन है तो ये VZ की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यही तो हमने अभी पढ़ा। देखो कि जो आपका VZ है, आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाए, कितना भी बढ़ा लें, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब
जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा वोल्टेज है जेनर डायोड के अक्रॉस, ये चेंज नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये चेंज नहीं होगा तो ये भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में लगा है इसके। मेरी बात को समझ रहे हैं? देखो एक चीज मैं आपको क्लियरली यहां पर बता दूं, यहां पर जो हमने ये VL निकाला है ना, ये VL सिर्फ हमने चेक करने के लिए निकाला कि हमारा डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा। बात समझ में आ रही? जो आपका, अगर आपसे न्यूमेरिकल में VL पूछा जाता है और आपका डायोड ऑन है, तो VL की वैल्यू हमेशा VZ के बराबर लेंगे, ये मत ले लेना, गलत हो जाएगा। ये कब लेंगे? ये ऑफ कंडीशन में लेंगे। तो ऑफ कंडीशन में VL की वैल्यू ये होगी, और ऑन कंडीशन में VL की वैल्यू हमेशा VZ के बराबर होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? तभी तो ये आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। और पैरेलल में, अब आप सोच रहे होंगे सर VL VZ के बराबर क्यों होगा? तो भैया दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर डायोड ऑन है तो VL की वैल्यू VZ के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, हमें समझ में आ गया कि VL VZ के बराबर होगा, और VZ हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन होगा। तो इसका मतलब VZ अगर हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन है तो हम VL को VZ के बराबर लेंगे। क्लियर है? आगे देखो ना, अब हमें ये IL कैलकुलेट करना है कि इस करंट कितना फ्लो कर रहा है यहां से। तो करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ लगाओ भाई। ओम्स लॉ अभी भी तो बताया मैंने, V = IR। तो हमें करंट निकालना है, तो I = V/R। तो सीधी सी बात है, हमें करंट यहां पर निकालना है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VL, और रेजिस्टेंस कितना? RL। तो IL का फॉर्मूला हो गया VL/RL, और आपको मालूम है VL जो है वो VZ के बराबर है, तो आप यहां पर VZ भी रख सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो IL कैसे निकालना समझ में आ गया, VL कैसे निकालना समझ में आ गया। आगे देखो ना, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब हमें कैलकुलेट करना है VR। क्या कैलकुलेट करना है? VR। अब देखो जरा ध्यान से, VR को कैलकुलेट करना है, हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं? VI, है ना? कितना कर रहे हैं? VI। देखो ये जो VI वोल्टेज हमने अप्लाई किया, इसका कुछ पार्ट यहां पर ड्रॉप हो गया, कुछ पार्ट क्या हो गया? यहां पर ड्रॉप हो गया, और बचा हुआ यहां पर आ गया, क्योंकि दोनों जगह सेम रहेगा। तो अगर आपको ये वाला पार्ट निकालना है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो आपको क्या करना होगा? इस इनपुट वाले में से इस VZ को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों बराबर ही है भाई। आप VI में से VL को माइनस करो, या VI में से VZ को माइनस करो, बात तो एक ही है। देखो यहां पर जितना भी हमने वोल्टेज अप्लाई किया था, वो वोल्टेज कुछ यहां पर ड्रॉप हुआ, कुछ यहां पर ड्रॉप हुआ, और यहां पर कितना ड्रॉप हुआ? VZ के बराबर। तो इसका मतलब यहां पर कितना ड्रॉप होगा? VI - VZ के बराबर। क्लियर है? देखो VI - VZ। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो कर रहा है। फिर से ओम्स लॉ लगा दीजिए भाई, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो यहां पर ड्रॉप कितना है? VR का। तो क्या हो जाएगा? VR/R। और VR कहां से आएगा? ऊपर से। तो IR का फॉर्मूला क्या हो गया? VR/R। और आगे बढ़ते हैं ना, अब हमें इस IR को कैलकुलेट करना है। अच्छा, IR को तो हम कैलकुलेट कर चुके। अब देखो यहां पर, अगर आप यहां पर किरचॉफ करंट लॉ लगा दें, तो ये जो IR करंट है, ये यहां पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब हम IR = लिख सकते हैं IZ + IL। अब देखो ये इक्वेशन कितने काम की है। अगर आपको IR पता है, IL पता है, तो आप IZ निकाल सकते हैं, है ना? अगर आपको IR और IL पता है तो आप IZ निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर पूछी जाती है, वो ये पूछा जाता है कि इस डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम कितनी पावर हमारी वेस्ट हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम कितनी पावर यहां पर डिसिपेटेड होगी। देखो भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो जेनर डायोड है, इसमें से कितना भी करंट फ्लो होता जाएगा। भाई इसकी भी एक अपनी लिमिट है, एक लिमिट पर जाकर के ये डायोड खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है, सीधी सी बात है, उससे हीट प्रोड्यूस होगी, है ना? तो यहां पर हमारा मैक्सिमम कितनी पावर डेसिपेटेड हो सकती है, ये भी आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू गिवन होती है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पावर का फॉर्मूला भी आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, VI = VI। तो यहां पर V कितना है? VZ के बराबर, और करंट कितना? IZ के बराबर। तो PZ का फॉर्मूला हो गया VZ/IZ। तो अगर हमारा डायोड ऑन है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए ये सारे फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे। अभी मैं यूज करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ना। अब अगर आपका डायोड ऑफ है, मतलब अगर अप्लाइड वोल्टेज VZ से कम है, तो सीधी सी बात है, डायोड क्या हो गया? ऑफ हो गया। और अगर डायोड ऑफ होगा
तो अब ये जो VL है ये VZ के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा? बराबर इसलिए नहीं होगा, डायोड ऑफ हो चुका है, ये यहाँ ही नहीं, ये तो हट गया यहाँ से, भाई है ही नहीं ना। तो अब आप VL को VZ के बराबर कैसे कह सकते हैं जब वो ओपन सर्किट हो गया? तो अब VL किसके बराबर होगा? अब VL होगा वो जो यहां से आएगा। बात समझ में आ रही है? VL होगा वो जो यहां से आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहां से जो आएगा वो आपका VL होगा। तो मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज और, IR कितना होगा? ये जो करंट है, भाई सीधी सी बात है, ये जो करंट है जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो सीरीज में करंट सेम रहता है, तो IR और IL बराबर होंगे। IZ कितना होगा? भाई सीधी सी बात है, जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो IZ 0 होगा। पावर डिसिपेटेड कितनी होगी? वो भी 0 होगी, क्योंकि जब IZ ही 0 हो गया तो पावर भी 0 आएगी। तो ये सब कुछ आपको अब समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये जेनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर का पहला केस था जब ये और ये दोनों फिक्स थे। बात समझ में आ रही? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो एक बार हम इसको वेरी करेंगे और एक बार हम इसको वेरी करेंगे। तो अभी जो केस नंबर 2 है इसमें क्या हमारा VI जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल को शो करने के लिए हम इस तरह से एरो का यूज करते हैं, और जो RL है वो फिक्स है। देखो यहां पर कोई एरो नहीं है, तो इसका मतलब ये फिक्स है और ये वेरी कर रहा है, मतलब इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है। अब जरा ध्यान से समझना, अगर इनपुट वोल्टेज वेरी करेगा तो क्या होगा? सर्किट सब कुछ सेम है, बस इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब है ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है, ये तो मतलब वेरी करने का। तो यहां पर दो केस होंगे भाई, या तो ये इंक्रीज करेगा या फिर ये डिक्रीज करेगा। अब जरा ध्यान दो, अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा और डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने आप लिख करके आ सकते हैं। देखो अगर VI इंक्रीज करेगा तो देखो क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर VI इंक्रीज करेगा तो ये करंट इंक्रीज करेगा, IR इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप VI को बढ़ाएंगे IR भी बढ़ते जाएगा। तो देखो पहला पॉइंट वही लिखा है कि अगर VI इंक्रीज करेगा तो IR इंक्रीज करेगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, IR इंक्रीज करेगा। अब इधर आ जाओ, देखो ये तो कांस्टेंट है भाई, लोड क्या है? कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात है, अगर लोड कांस्टेंट है तो इससे जो करंट पास होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज क्या कांस्टेंट है भाई, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान देना, जो IL होगा ये भी कांस्टेंट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, IR इंक्रीज कर रहा है, ये कांस्टेंट है, तो करंट जाएगा कहां भाई? ये चेंज हो नहीं रहा, ये इंक्रीज कर रहा है, तो सीधी सी बात है जब IR इंक्रीज करेगा और ये कांस्टेंट है तो ये इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि IR इक्वल टू होता है IR इक्वल टू IZ प्लस IL। अब यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोड की वैल्यू कांस्टेंट है तो IL भी कांस्टेंट होगा, है ना। और IR जो है वो इंक्रीज कर रहा है, देखो ये कांस्टेंट है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो सीधी सी बात है अगर ये इंक्रीज कर रहा है और ये कांस्टेंट है तो ये भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस तभी होगी। बात समझ में आ रही? तो जैसे जैसे IR बढ़ेगा वैसे वैसे IZ भी बढ़ेगा। तो वही लिखा है कि IL कांस्टेंट रहेगा, IZ इंक्रीज करेगा। एक और चीज, अगर IR बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि V का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से IR। अब जब I बढ़ेगा और R कांस्टेंट है तो I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, इसका मतलब VR की वैल्यू बढ़ेगी। VR की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। वही लिखा नीचे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R इंक्रीजेस, तो VI के बढ़ने से IR बढ़ेगा, IZ बढ़ेगा, VR बढ़ेगा, ये तीनों पैरामीटर बढ़ेंगे और IL कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जब इधर ये चीज वेरी करेगी, अगर ये वेरी करेगा तो IR बढ़ेगा, VR बढ़ेगा, IZ बढ़ेगा, लेकिन ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े ना। सो आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। तो देखो इसके बढ़ने से करंट बढ़ गया लेकिन आउटपुट हमारा कांस्टेंट रहा। अब आपको समझ में आ गया कि वोल्टेज रेगुलेटर है भाई, हम VI को बढ़ा रहे हैं, VI के बढ़ने के बाद भी हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि IL कांस्टेंट है, RL कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है लेकिन आउटपुट कांस्टेंट है, तो क्या हो गया? वोल्टेज रेगुलेटर। अब आपको समझ में आ रहा है कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम कर रहा है जेनर डायोड। अब इसको डिक्रीज करके देख लेते हैं। देखो जब हम इसको डिक्रीज करेंगे VI को तो क्या होगा, देखो इसको डिक्रीज करेंगे तो IR डिक्रीज होगा, IR डिक्रीज होगा तो VR भी डिक्रीज होगा। देखो IR भी डिक्रीज हो रहा है, VR भी डिक्रीज हो रहा है और IL कांस्टेंट है, तो अगेन IR इक्वल टू IZ प्लस IL है। और यहां पर हो क्या रहा है,
IL तो कांस्टेंट है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो सीधी सी बात है ये भी डिक्रीज करेगा, तभी तो इक्वेशन क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। तो इसका मतलब इस बार क्या हो रहा है, जब हम VI को डिक्रीज करेंगे तो VI को डिक्रीज करने से IR डिक्रीज होगा, VR डिक्रीज होगा, IZ डिक्रीज होगा, लेकिन IL कांस्टेंट रहेगा, VL भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगेन हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे तब भी हमारा आउटपुट कांस्टेंट था, हम डिक्रीज कर रहे हैं उसके बाद भी हमारा आउटपुट कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जेनर डायोड इज वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? अगले केस में चलते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं न्यूमेरिकल्स के लिए। देखो, हम VI को बढ़ा रहे हैं, आउटपुट कांस्टेंट है, हम VI को कम कर रहे हैं, आउटपुट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम VI की कोई लिमिट तो होगी ना, भाई हम VI को बढ़ा रहे हैं तो क्या हम कितना भी बढ़ा लेंगे, क्या वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा? तो ऐसा नहीं है भाई, वोल्टेज रेगुलेटर की भी अपनी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही आप वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना, एक अपनी लिमिट होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो VI है इसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में जो वोल्टेज रेगुलेटर आते हैं वो अलग अलग स्पेसिफिकेशन के आते हैं। कुछ वोल्टेज रेगुलेटर ऐसे होते हैं जिनमें हम बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। भाई वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उनकी जो रेटिंग होती है वो अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसमें हम कितना मिनिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं कि वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करे, और कितना मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं कि वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करे। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब ये है भाई, VI की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट होगी, है ना, एक मिनिमम लिमिट भी होगी, एक मैक्सिमम लिमिट भी होगी, और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही ये काम करेगा। अगर आप उस लिमिट से बाहर गए तो फिर ये जो जेनर डायोड है ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा। तो न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाता है कि VI की रेंज कैलकुलेट करिए, VI की रेंज कैलकुलेट करिए कि हमारा जो जेनर डायोड है ये ऑन स्टेट में रहे, मतलब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करे। तो VI की रेंज निकालनी है। VI की रेंज निकालने का मतलब है VI की मिनिमम वैल्यू और VI की मैक्सिमम वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे? देखो, निकालने का तरीका बहुत आसान है। जो ये फॉर्मूला है ना, वोल्टेज डिवाइड रूल वाला, ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। कैसे निकलेगा? अगर इस फॉर्मूले में हम VL की जगह VZ पुट कर दें तो सीधी सी बात है, जैसे ही हम VL की जगह VZ पुट करेंगे तो लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी, है ना, तो वहां से हमें वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उससे पहले तक वो ओपन रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा VL VZ के बराबर होगा वैसे ही हमारा जो डायोड है वो रेगुलेटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं VL की जगह VZ रख दूं तो ये VI है इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मिनिमम वैल्यू। तो देखो, यहां से मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो, R प्लस RL इंटू VZ, और RL नीचे चला जाएगा, ये नीचे RL है, इसको मैं यहां पर चेंज कर देता हूं क्योंकि VI निकाल रहे हैं ना। हाँ, ये RL है भाई, ये RL है। तो ये जो फॉर्मूला है भाई, या तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, और अगर डायरेक्ट याद नहीं करना चाहते तो आप इसको तो याद, ये तो याद है ही आपको, है ना। इसमें VL की जगह VZ कर देना और VI की जगह VI मिनिमम कर देना, तो आपके पास ये अपने आप आ जाएगा और यहां से आपको मिनिमम वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन मिनिमम के साथ साथ आपको मैक्सिमम भी चाहिए, क्योंकि आपसे तो रेंज पूछी है, रेंज का मतलब होता है मिनिमम मैक्सिमम दोनों। तो अब मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? तो अब जरा ध्यान दें, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज को निकालने का तरीका क्या है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको न्यूमेरिकल में मैक्सिमम जेनर करंट गिवन होगा, मिनिमम गिवन नहीं होगा। अगर मिनिमम गिवन होता ना तो इसको भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको मिनिमम जेनर करंट गिवन नहीं होता, मैक्सिमम गिवन होता है। अब देखो जरा, अगर आप, ये क्या है, मैक्सिमम जेनर करंट, IZ का मतलब है जेनर करंट, इस कैपिटल M का मतलब है मैक्सिमम, यानी कि जेनर करंट की मैक्सिमम वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन होती है। तो आप करेंगे क्या भाई, I का फॉर्मूला क्या है, IR इक्वल टू होता है IZ प्लस IL, है ना। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम जेनर करंट आपको गिवन है, IL आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये भी तो मैक्सिमम होगा। तो एक बात बताओ, IL तो कांस्टेंट है, IR की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब IZ की मैक्सिमम वैल्यू होगी।
तो यहां से हमें आई आर मैक्सिमम मिल जाएगा अगर हम यहां पर आई जेड एम पुट कर दें, मतलब जनरल करंट की मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर दें। क्लियर है? तो यहां से हमें आई आर की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब फिर से हम ओम्स लॉ लगाएंगे, हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो हमें क्या चाहिए, वी आई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो सीधी सी बात है, वी आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जरा ध्यान से देखो। V इक्वल टू होता है आई आर, है ना। तो यहां पर जो V मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, इस डायग्राम पर वापस आते हैं। देखो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सीधी सी बात है, ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब यहां की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल जाए, और ये वी जेड, ये तो कांस्टेंट ही है। बात समझ में आ रही है भाई, ये क्या कांस्टेंट है और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि आई आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, तो हम क्या करेंगे, इस आई आर की मैक्सिमम वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, और उसको हम जब इस वी जेड में ऐड कर देंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें वी आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आई आर हो गया, आई आर मैक्स इंटू आर, और वी जेड दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें V की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, VI की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर सोचेंगे, सर क्या मैं इसी तरीके से V मिनिमम नहीं कैलकुलेट कर सकता क्या, ऐसे आई आर मिनिमम इंटू आर प्लस वी जेड, हम इसको भी तो निकाल सकते हैं। हाँ निकाल तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप ये कहां से पता करेंगे कि आई की मिनिमम वैल्यू कितनी है। अब आप कहेंगे सर हम यहां से पता कर लेंगे, जैसे ये पता करा है, तो उसके लिए आपको यहां पर भी तो जेड मिनिमम पता होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, न्यूमेरिकल में जेड मिनिमम गिवन नहीं होता, जेड मैक्सिमम गिवन होता है। तो मिनिमम वैल्यू आप यहां से निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू आप यहां से निकालेंगे। मेरे ख्याल से अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां से जो न्यूमेरिकल आता है उसमें यही पूछा जाता है कि वीआई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वीआई की रेंज कितनी होगी। करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व तो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ केस नंबर 3, जहां पर हमारा वीआई तो फिक्स है लेकिन आरएल वेरिएबल है। आरएल क्या है, वेरिएबल है। इस बार लोड वेरी कर रहा है और इनपुट कांस्टेंट है, लेकिन आउटपुट फिर से कांस्टेंट रहेगा। अब देखो कैसे, ध्यान दीजिए भाई, आरएल वेरी करने का मतलब ये कि आरएल या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दो ही केस है। अब मान लेते हैं कि आरएल इंक्रीज कर रहा है, तो देखो आरएल अगर इंक्रीज करेगा, आप मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आरएल इंक्रीज करेगा तो वीएल तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। वीएल कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि वीएल जो है वो वीजेड के बराबर है। बात समझ में आ रही है, वीएल जो है वो वीजेड के बराबर है। तो अगर वीएल और वीजेड दोनों बराबर है, वीजेड कांस्टेंट है, वीजेड चेंज होगा नहीं, तो वीएल भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आरएल को इंक्रीज करूंगा, लोड को बढ़ाऊंगा, भाई सीधी सी बात है, वीएल का फॉर्मूला क्या होगा, वीएल का फॉर्मूला होगा आई एल इंटू आर एल, है ना। अब यहां पर हम आरएल को बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, आरएल को, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और आरएल को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आईएल डिक्रीज करेगा तभी ये इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो आरएल को अगर आप बढ़ाओगे तो आईएल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई। तो अगर हम आरएल को बढ़ाएंगे तो आईएल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा इधर आ जाओ, इस बार वीआई कांस्टेंट है, इस बार वीआई क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है इस बार। तो वीआई के कांस्टेंट होने से क्या क्या कांस्टेंट हो गया, देखो अगर ये कांस्टेंट है तो आईआर कांस्टेंट रहेगा, आईआर कांस्टेंट है तो ये आपका वीआर कांस्टेंट रहेगा। मतलब इस बार वीआई भी कांस्टेंट है, आईआर भी कांस्टेंट है, वीआर भी कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है, आईएल और आरएल। और पिछले केस में क्या था, पिछले केस में ये दोनों कांस्टेंट थे और ये वेरी कर रहे थे। बात क्लियर है, चलिए। तो आईएल हमारा डिक्रीज करेगा और आईआर क्या, आईआर कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, आईएल डिक्रीज कर रहा है, अगेन फिर से वही इक्वेशन यहां पर देखो, आई आर इक्वल टू क्या होता है, आई आर इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल होता है। आई एल हमारा डिक्रीज कर रहा है, देखो ये कांस्टेंट है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो सीधी सी बात है आई जेड इंक्रीज करेगा। मतलब ये जो जनरल करंट है ना, ये हमेशा या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। एक्चुअल में यही करंट है जो बैलेंस करेगा, है ना। तो यहां पर एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आई आर कांस्टेंट है, आई जेड इंक्रीज करेगा, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, तो आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट ही रहेगा। दूसरा केस यहां पर बनेगा कि अगर हम आरएल को डिक्रीज कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अगर आप RL को डिक्रीज करेंगे तो IL इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि VL कांस्टेंट है। तो IL को बढ़ाएंगे तो RL को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो IL इंक्रीज करेगा, और अगर IL इंक्रीज करेगा तो IZ डिक्रीज करेगा, क्योंकि IR कांस्टेंट है। तो इस बार क्या करेगा? IZ हमारा डिक्रीज करेगा, तो वही लिखा IL इंक्रीज करेगा, IR कांस्टेंट है, VZ डिक्रीज करेगा, वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट रहेगा तो आउटपुट भी कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे लगता है ये पूरी कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे ये पूछा जाएगा इस केस में कि जो हमारा ये RL है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, और यहां पर IL भी वेरी कर रहा है, आपसे IL की भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा सकती है। तो अगर हमसे RL और IL की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहां पर आपसे RL की रेंज पूछी जाएगी। तो अब जरा ध्यान दो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रही फॉर्मूले। देखो, सबसे पहले अगर आपको लोड की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अगेन आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये रहा। इसमें आप करेंगे क्या? अगेन आप मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो VL की जगह VZ पुट करेंगे। जैसे ही आप VL की जगह VZ पुट करेंगे RL की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर RL की जगह RL मिनिमम आ जाएगा। बस उसके बाद कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना आपको आता है भाई, सिंपल सी बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, RL की 2 टर्म आएगी, RL को कॉमन ले लेना, जो बचेगा उसको राइट हैंड साइड में भेज देना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया RL मिनिमम को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस फॉर्मूले को चाहे तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, और अगर याद नहीं करते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला है, ये आपको याद है, इसी से यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रफ में कर लेना, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा RL मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, RL मिनिमम आ गया। देखो, जैसे ही आपके पास RL मिनिमम आया, आप इसकी हेल्प से IL मैक्सिमम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR, हमें I निकालना है, तो I इक्वल टू हो गया V अपॉन R। सीधी सी बात है, हमें R की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता है। देखो, जब R मिनिमम होगा तब हमारा I मैक्सिमम होगा, तो जब हमारा RL मिनिमम होगा तो हमारा IL मैक्सिमम होगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? IL इज इक्वल टू V अपॉन RL। तो अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा, तो IL मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा VZ अपॉन RL मिनिमम। तो इस फॉर्मूले से आप IL मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो देखो, 2 चीज हमारे यहां पर कैलकुलेट हो जाएंगी, एक तो RL की मिनिमम वैल्यू और दूसरा IL की मैक्सिमम वैल्यू। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? अब बात करेंगे मैक्सिमम की। मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो, जब आप मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस, तो अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू IR, हमें निकालना है R, तो R इक्वल टू V अपॉन I। मुझे एक बात बताओ, इस R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये आपका मिनिमम होगा। अगर हमें IL मिनिमम पता चल जाए तो हम RL मैक्सिमम निकाल सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही? तो IL मिनिमम कैसे निकालेंगे? अब IL मिनिमम हमें यहां से मिल जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि हमारे पास IR इक्वल टू होता है IZ प्लस IL, है ना? हमें IL निकालना है, तो IL इक्वल टू हो गया IR माइनस IZ। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, IR तो कांस्टेंट है ना? इसका मतलब IL मिनिमम कब होगा? जब IZ मैक्सिमम होगा, है ना? और IZ मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल में गिवन होता है, तो यहां से आपका IL मिनिमम आ जाएगा IR माइनस IZ मिनिमम। IZ मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। अरे भाई, ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा। तो देखो, IR माइनस IZ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। क्लियर है? तो मुझे लगता है आपको मेरी बात अब समझ में आ गई होगी, और अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप जेनर डायोड के किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी पूछा जाए। क्लियर है? तो आपको ये कोई फॉर्मूले नहीं है, आपको अगर बेसिक समझ में आ गया ना तो ये सब अपने आप बना लेंगे आप, है ना? अब चलते हैं, पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, है ना? फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, मैं यहां पर आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करा दूं, है ना? तो जितने न्यूमेरिकल मैं यहां पर आपको सॉल्व कराने वाला हूं, इससे ज्यादा आपको करने नहीं पड़ेंगे, ये मोर देन सफिशिएंट है। ध्यान दें इधर। देखो, क्वेश्चन क्या है? फॉर द जेनर डायोड नेटवर्क शोन इन फिगर। देखो, यहां पर एक जेनर डायोड का एक नेटवर्क आपको गिवन है ना? इसमें हमें क्या क्या, देखो सब कुछ डेटा गिवन है। भाई, आपको ये वोल्टेज गिवन है 16 वोल्ट,
यहाँ पर आपको लोड रेजिस्टेंस गिवन है 3 किलो ओम का, ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। यहाँ पर देखो जेनर डायोड है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, और इसमें जो मैक्सिमम पावर देखो PZM का मतलब है कि इस डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड हो सकती है वो 30 मिली वाट है। बोलो क्लियर है? मिली वाट। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा डेटा हमें गिवन है, हमसे कहा गया है कि अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये कौन से केस का क्वेश्चन है? ये केस नंबर 1 का क्वेश्चन है, जहां पर इनपुट भी कांस्टेंट है, मतलब जहां पर VI भी कांस्टेंट है, जहां पर लोड भी कांस्टेंट है। VI भी कांस्टेंट है, लोड भी कांस्टेंट है। क्लियर है? चलिए, पूरा डेटा आपको गिवन है। आपसे पूछा है लोड वोल्टेज। भाई लोड वोल्टेज का मतलब क्या है? लोड वोल्टेज का मतलब है आपसे VL पूछा है कि VL कितना होगा, है ना। दूसरा आपसे पूछा वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है आपसे, सीरीज रजिस्टर, ये सीरीज वाला होता है, तो इसका मतलब आपसे VR पूछा है। भाई करंट पूछा डायोड के थ्रू, मतलब आपसे IZ पूछा है, करंट थ्रू डायोड IZ पूछा है। पावर डिसिपेटेड बाय जेनर डायोड, इस डायोड में कितनी पावर डिसिपेटेड होगी वो आपसे पूछा है। अब आप कहेंगे सर ये तो गिवन है, नहीं, एक्चुअल में ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है? इससे ज्यादा पावर डिसिपेट नहीं हो सकती, लेकिन जरूरी थोड़ा कि यहाँ पर मैक्सिमम ही हो सकता है इससे कम हो, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं आंसर, हमेशा इससे कम आएगा, इसके बराबर आएगा। तो आपसे यहाँ पर PZ पूछा है, तो ये सारे पैरामीटर आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, मैं डायग्राम के ऊपर कोई ओवर राइटिंग नहीं कर रहा हूं, है ना, बस मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ से IR करंट फ्लो करेगा। मैं इसके ऊपर ओवर राइटिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन क्या था और सोल्यूशन क्या था। क्लियर है? यहां से IZ फ्लो करेगा, यहां से IL फ्लो करेगा, ये हमारा होगा। यहां पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा VR, लेकिन मैं इन सबको यहां पर हटा रहा हूं जिससे कि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो जब आप रिवीजन करें। ये लीजिए, समझ में आ गया ना कहां से क्या फ्लो करेगा? ठीक है, अब मैं इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूं। इधर देखो जरा, क्या करें सबसे पहले? भाई सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो डायोड है, जेनर डायोड, क्या ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है नहीं काम कर रहा हो, तो पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे V। फॉर्मूला क्या होता है? V कह सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं VL, लेकिन मैं इसको फिलहाल V लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है? RL, ज्यादा ऊपर हो गया, V इक्वल टू RL अपॉन RL प्लस R, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, गिवन लिख लेता हूं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा, है ना। जो गिवन डेटा उसको मैं लिख लेता हूं, आसानी रहती है गिवन लिखने के बाद। देखो चलो गिवन क्या क्या है भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें VI गिवन है 16 वोल्ट, हमें VI गिवन है 16 वोल्ट। बोलो बात समझ में आ रही? गिवन डेटा VI 16 वोल्ट, ये क्या है? ये R की वैल्यू है, तो R हमें गिवन है। देखो ये भी किलो ओम में, ये भी किलो ओम में है, तो मैं किलो ओम में ही रख लेता हूं। 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। यूनिट का ध्यान रखना, अगर मान लो ये किलो ओम में होता, ये ओम में होता, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करते, या तो दोनों को किलो में करते या दोनों को ओम में करते। ठीक है, आर हमें पता चल गया कितना है, 1 किलो ओम। उसके बाद VZ हमें पता है, VZ है हमारा 10 वोल्ट, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद यहां से हमें RL पता है, RL कितना है? RL है हमारा 3 किलो ओम, 3 किलो ओम। ठीक है, तो VZ RL सारा डेटा मैंने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यहां पर पता करूंगा कि जो हमारा जेनर डायोड है वो रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चेक करते हैं। चेक करने का फॉर्मूला ये होता है, इसी से चेक करते हैं। अगर हमारी V की वैल्यू VZ से ज्यादा आ गई, मतलब अगर V की वैल्यू 10 से ज्यादा आई, तो ये डायोड रेगुलेटर की तरह काम करेगा, और नहीं आती है तो रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा, इसको यहां से हटा देंगे। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो V इक्वल टू देखो वैल्यू कितनी आएगी, RL कितना है 3 अपॉन R कितना है 1 किलो ओम प्लस RL कितना है 3, VI कितना है 16। तो देखो ये 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो यहां से आपका V आएगा, यहां से आपका V आएगा 12 वोल्ट।
अब मुझे एक बात बताओ, 12 वोल्ट इस 10 वोल्ट से ज्यादा है या नहीं? बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो V है, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस V इज ग्रेटर देन VZ। V क्या है? VZ से बड़ा है। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई? VZ इज ग्रेटर देन V। देखो सिंस V इज ग्रेटर देन VZ, तो हम यहां पर कह सकते हैं सो डायोड इज। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, करना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो करना चाहिए। भाई आपको पता होना चाहिए कि ये ऑन है या नहीं। भले ही आप इसको रफ में करके देख लें, आपको फेयर नहीं करना, रफ में करें, 5 सेकंड नहीं लगेंगे करने में, पता चल जाएगा कि आपका डायोड ऑन है या नहीं है। क्लियर है? डायोड हमारा ऑन है। अब हम एक एक करके सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपसे पहले पूछा यहाँ पर लोड वोल्टेज बताओ कितना होगा, तो आपको मालूम है जब हमारा डायोड रेगुलेटर की तरह काम करता है ना, रेगुलेटर की तरह काम करता है, तो VL की वैल्यू VZ के बराबर होती है। भाई यहाँ पर VL मिलेगा, ये VZ है ना। तो अब हमें पता चल गया डायोड हमारा ऑन है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो VL है वो VZ के बराबर होगा। और VZ कितना है? VZ है आपके पास 10 वोल्ट, इसका मतलब V हमारा हो गया VL 10 वोल्ट। अब देखो कितना आसान हो गया। VL किसके बराबर है? 10 वोल्ट के बराबर है। पहला आंसर आ गया हमारा, है ना। फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया। मैं यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? VL इक्वल टू में VZ के बराबर होगा, और VZ हमारा 10 वोल्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 10 वोल्ट। ना सेकंड पार्ट का आंसर देखिए कितना आएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आता है तो आप सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे अपने सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पर जो भी चीज वाइट से, जो डायग्राम वाइट से बना है वो क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, पहले आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है, और कॉपी में बनाने के बाद सारे आर्क एरो भी मार्क करने। मैंने इसलिए मार्क नहीं करे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्लियर है? सेकंड पार्ट में आपसे पूछा लोड अक्रॉस सीरीज रजिस्टर, आपको VR पूछा, ये इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा है, तो कितना होगा VR? देखो सीधी सी बात है, इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा? VI माइनस VZ। भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, इसके अक्रॉस आ जाएगा, तो VI माइनस VZ। तो VI कितना है? 16। VZ कितना है? 10। तो इसका मतलब VR की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट आ गया। VR कितना आ गया? 6 वोल्ट के बराबर आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? अगले पार्ट पर चलते हैं, थर्ड पार्ट। देखो थर्ड में क्या पूछा है? करंट थ्रू दी डायोड, मतलब हमसे IZ पूछा, यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है डायोड से, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? भाई हमें मालूम है IR इज इक्वल टू IZ प्लस IL होता है। देखो ध्यान से समझना, यहां पर जो हमारा IR होता है ये हमारा IZ प्लस IL के बराबर होता है। इसका मतलब IZ जो है, IZ ये आपका IR माइनस IL के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको IR पता होना चाहिए, तो IR और IL पता होना चाहिए, IR और IL का पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप IZ को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम IR और IL को ही ना कैलकुलेट कर लें। देखो IR का फॉर्मूला हो जाएगा VR अपॉन R, और VR हमें पता 6 और R भी हमें पता 1। इसका मतलब यहां से अगर मैं IR को कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 1, मतलब IR की वैल्यू 6 आ गई। 6 और R देखो किलो ओम में, अब जरा ध्यान देना, R किलो ओम में, अगर मैं इसको ओम में कन्वर्ट करता हूं तो 10 की पावर 3 आएगा। ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हमारे पास जो करंट आएगा, उस करंट की जो वैल्यू होगी
देखो जो हमारे पास करंट आएगा उस करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में आएगी, क्योंकि यहां से जो आई आर है, ध्यान दीजिएगा, आई आर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -3, 6 इंटू 10 की पावर -3, ये आएगा एम्पियर में, इसमें आएगा एम्पियर में। तो अगर मैं यहां से 10 की पावर -3 को हटा दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 मिली एम्पियर। मैंने इसको मिली में कन्वर्ट कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? किसमें कन्वर्ट कर दिया? मिली में। तो देखो सीधा सा ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको किलो ओम में रेजिस्टेंस दिया है तो आपका जो करंट है ना वो हमेशा किसमें आएगा? मिली एम्पियर में आएगा। अगर आप 10 की पावर 3 नहीं लिखते हैं तो मैं आगे से 10 की पावर 3 नहीं लिखूंगा, मैं सीधे मिली एम्पियर लिखूंगा, या मैं यहीं पर समझा दिया आपको, अब मैं सीधा यहां पर लिख देता हूं। क्या लिखूंगा? आई आर इक्वल टू 6/1, और उसके बाद यहां से मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा 6 मिली एम्पियर। तो अगर नीचे किलो ओम में तो आपका आंसर मिली एम्पियर में आएगा। तो आई आर इज इक्वल टू 6 मिली एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते ना। आई आर निकाल लिया हमने, आई एल निकालते हैं। आई एल कैसे निकलेगा? आई एल का फॉर्मूला हो जाएगा VL अपॉन RL, VL अपॉन RL। अब देखो VL कितना है? VL भाई VL तो VZ के बराबर होगा, मतलब VL हमारा 10 है और RL कितना है? 3, तो 10/3। तो यहां से IL की वैल्यू आ जाएगी 10/3। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो IL इज इक्वल टू 3.33 मिली एम्पियर। ये भी मिली एम्पियर आएगा, क्यों? क्योंकि 3 भी किलो ओम में है। क्लियर है? अब यहां पर हमें निकालना था Z। क्या निकालना था? Z। तो IZ इक्वल टू IR माइनस IL, वैल्यू को पुट करेंगे तो IZ इक्वल टू IR कितना था? 6 मिली एम्पियर माइनस 3.33 मिली एम्पियर, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 2.6 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो फाइनली यहां से हमारा जो आंसर आ रहा है, फाइनली जो आंसर आएगा वो मैं इधर लिख देता हूं। तो यहां से हमारा आ जाएगा आई एल नहीं है, IZ है, IZ। तो यहां से हमारा जो IZ आएगा वो आएगा 2.67 मिली एम्पियर। देखो सारे सॉल्यूशन हमारे आ चुके भाई, चारों पार्ट हमारे कंप्लीट हुए, है ना? चारों पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिए। तो ये तो मैं बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूं जो इतना समय लगा, नहीं तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चारों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देख के लगेगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ सेम है, देखो सब कुछ वही पूछा है, सब कुछ वही है, डायग्राम भी वही है, केवल एक चीज डिफरेंस है बस ये। पिछले क्वेश्चन में ये 3 किलो ओम था, इस बार ये 1.2 किलो ओम है, और इसके बदलने से पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। देखो कैसे, इसके बदलने से पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा, और अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें चेक करना क्यों जरूरी है कि हमारा डायोड ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि हमारा जो डायोड है वो ऑन है या ऑफ है। देखो यहां पर हमने चेक करा था, पहले गिवन लिखा उसके बाद चेक करा, तो हमारा जो डायोड था वो ऑन था। तो चलिए यहां पर भी सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन, ध्यान दीजिएगा, गिवन डेटा ना, गिवन डेटा की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। VI सब कुछ सेम है, जो पिछले क्वेश्चन में था डेटा वही है। 16 वोल्ट, R की वैल्यू 1 किलो ओम, है ना? उसके बाद VZ की वैल्यू 10 वोल्ट, है ना? इसकी तो हमें पिछली बार भी जरूरत नहीं पड़ी थी और अभी भी जरूरत। अच्छा पावर नहीं निकाली मैंने, ओह सॉरी। हाँ इस पार्ट में फोर्थ पार्ट तो हमारा अभी आया नहीं, थर्ड पार्ट हुआ था ना, फोर्थ पार्ट छूट गया। नहीं पहले फोर्थ को निकाल देते हैं। फोर्थ पार्ट, पावर डिसिपेटेड मतलब PZ इज इक्वल टू VZ और IZ। तो वैल्यू पुट करेंगे, VZ कितना है? 10, VZ कितना है? 10, VZ 10 है। IZ हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 2.67। तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26.7 मिली वॉट
क्योंकि करंट हमारा मिली एम्पियर में था, तो ये पावर हमारी मिली वॉट में आएगी, है ना, पावर हमारी आएगी मिली वॉट में। तो ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट का आंसर भी आ गया। अब आप यहां पर चेक कर सकते हैं, जो हमें मैक्सिमम पावर गिवन थी वो 30 मेगा वॉट थी, सॉरी मेगा नहीं, मिली वॉट, है ना, और यहां पर क्या है 26.7 मिली वॉट। समझ में आ गया, उससे कम ही आई है, और कम ही आनी चाहिए, कभी भी ज्यादा नहीं आएगी। चलिए देखिए, तो VZ हमें गिवन था 10 और RL हमें गिवन है, RL हमें गिवन है 1.2 किलो ओम, ये हमें गिवन है। अब आगे देखो, ये डेटा तो गिवन था, अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे V की वैल्यू वोल्टेज डिवाइड रूल से। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा RL अपॉन RL प्लस R इंटू में VI, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखिए कितना आएगा यहाँ पर। RL कितना है इस बार 1.2, तो 1.2 डिवाइडेड बाई RL 1.2 प्लस 1 इंटू VI 16, सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1.2 और नीचे 2.2 और इंटू में 16। तो यहां पर अगर आप इसको देखो, 2 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, मैं इधर राइट साइड में लिख लेता हूं। देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से सिंपल सी वैल्यू बिना कैलकुलेटर की भर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, फिर उसके बाद आप इसको 2 से ऊपर नीचे काट दीजिए, फिर 11 से काट दीजिए। तो ये जो आपका आंसर है यहां से V इक्वल टू आएगा, V इज इक्वल टू, ये आपका, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ऊपर है 12 इंटू 16, है ना, इसको डिवाइड करना है 22 से, तो ये आपका 8.73 आ रहा है, 8.73 वोल्ट आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 8.73 वोल्ट तो 10 से कम है, इसका मतलब ये हुआ सिंस, अब देखो, सिंस V इज लेस देन VZ, इसका मतलब V जो है वो VZ से क्या है, कम है, और हमें पता है कि अगर V VZ से कम हो गया तो डायोड इज ऑफ, तो हमारा जो डायोड होगा वो ऑफ होगा। डायोड क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि हमारा V VZ से क्या है, कम है। अब मुझे एक बात बताओ, डायोड अगर ऑफ हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसको पूरे को यहां से हटा सकते हैं, ऐसे इस पूरे को हम यहां से हटा सकते हैं, पूरे को हटा सकते हैं, क्योंकि डायोड क्या है, ऑफ है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा का पूरा यहां से हट गया भाई, अगर ये पूरा हट गया तो इसका मतलब यहां से करंट भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारा करंट था डायोड के थ्रू IZ वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। पावर भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पावर VZ IZ होती है, तो इसके हटने से IZ क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये रेगुलेटर की तरह काम नहीं कर रहा, अब ये एक सिंपल सर्किट बन गया। सिंपल क्या बन गया, एक सर्किट बन गया, जो आप 10th में भी पढ़ते थे, वही सर्किट सेम बन गया हमारा। तो देखो वैल्यूज क्या आएंगे, जरा ध्यान देना। तो अब देखो मैंने यहां पर नहीं हटाया, क्योंकि मुझे एक्चुअल डायग्राम को रखना है। आप ये मान के चलिए अब कि ये बीच में कुछ है ही नहीं, एज्यूम कर लो कि ये बीच में कुछ है ही नहीं, बस आपका सर्किट ये इतना इतना है। अब इसी का अकॉर्डिंग डेटा निकालेंगे। अब मुझे बताओ VL कितना होगा। अब यहाँ पर VL जो है वो VZ के बराबर नहीं होगा, पहले वाले पार्ट का आंसर। अब यहाँ पर VL VZ के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, जो हमने VI निकाला है ना वही होगा। तो इस बार जो VL है, इस बार जो VL है वो आपका VZ के बराबर नहीं होगा, बल्कि V के बराबर होगा, जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 8.73। तो इस बार हमारा VL की वैल्यू कितनी है, 8.73 है। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। VL की वैल्यू 8.73। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड, वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज रजिस्टर, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर कितना 16 वोल्ट है, बीच का पार्ट कुछ है ही नहीं, यहां पर कितना ड्रॉप हुआ 8.73। तो अगर आप इसमें से 8.73 को माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट VR आएगा। इसका मतलब यहां पर जो VR होगा, VR इज इक्वल टू VI माइनस VL के बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा है ही नहीं बीच में। तो अब तो सीधे आपको क्या करना, इसमें से इसको माइनस करना, ये आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, VI कितना है 16
माइनस VL कितना है 8.73। तो यहां से इसको अगर आप माइनस करेंगे तो VR इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 7.27 वोल्ट, यही आएगा। ये हमारा आंसर VR। क्लियर है? ये हमारा इसका फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था? करंट थ्रू डायोड। जब डायोड ही नहीं है तो करंट कहां से आएगा? जीरो, है ना। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है? पावर। एक पावर भी नहीं आएगी क्योंकि करंट ही जीरो है, करंट ही जीरो है, तो पावर भी क्या होगी डायोड के थ्रू। दोनों पार्ट आखिरी के हमारे क्या आएंगे? जीरो जीरो है। चलिए, पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि इसको चेक करना जरूरी क्यों है। अगर मान लीजिए आप इसको चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप गलत आंसर लिख के आ जाएंगे। आप सीधे लिखेंगे VL इक्वल टू VZ और सीधे उसको 10 लिख देंगे। तो वो आपको नहीं करना है, आपको पहले चेक करना है। भले आप उसको रफ में चेक करें कि डायोड ऑन है या ऑफ है, उसके बाद ही आप अपनी कैलकुलेशन को करेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये। अब देखो यहां पर हमें इस VI की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हमारा केस नंबर जो 2 था उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल है। मैं पानी पी लेता हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप अपने आप ट्राई करें। चलिए, तो मुझे लगता है आपने वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर लिया होगा, और जिन लोगों ने ट्राई किया होगा उनका डेफिनेटली ये सॉल्व हो गया होगा। देखो यहां पर क्या है, वोल्टेज हमारा वेरी कर रहा है। मिनिमम वोल्टेज 80 है और मैक्सिमम 120 है। तो यहां पर वोल्टेज वेरी तो कर रहा है, लेकिन आपको मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है, कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन केस नंबर 2 का है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने केस नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जैसे हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है। तो आप करेंगे क्या? आप यहां पर इसको 2 बार सॉल्व करेंगे। एक बार आप सॉल्व करेंगे VI की वैल्यू को 80 वोल्ट लेकर के, और एक बार सॉल्व करेंगे VI की वैल्यू को 120 वोल्ट लेकर के। तो जब आप VI की वैल्यू को 80 वोल्ट लेंगे तो यहां से आपको जेनर डायोड करंट की वैल्यू मिलेगी, मतलब IZ की वैल्यू मिलेगी। तो जब आप 80 वोल्ट लेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जब आप 120 वोल्ट लेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये VI की वैल्यू इंक्रीज करती है तो IR भी इंक्रीज करता है और IZ भी इंक्रीज करता है, और IL रहता है कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है, जब VI की वैल्यू मिनिमम होगी तो Z की वैल्यू भी मिनिमम होगी, और जब VI की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो IZ की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। केवल डिफरेंस इतना आएगा कि यहां पर 2 बार सॉल्व करना है, एक बार 80 वोल्ट लेकर के और एक बार 120 वोल्ट लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर गिवन क्या है ये लिख लेता हूं। गिवन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आपको अगर अब समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करें। चलिए देखिए, एक तो यहां पर आपको रेजिस्टेंस गिवन है R, कितना है 5 किलो ओम, ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है। उसके बाद यहां पर अगर आए तो देखो ये 50 वोल्ट क्या VZ की वैल्यू है, और ये RL है 10 किलो ओम। तो यहां पर RL 10 किलो ओम है ना, और VZ 50 वोल्ट। अब देखो जितना VZ होगा उतना ही VL होगा, तो VL यहां पर कितना होगा 50 वोल्ट। क्या यहां पर ये चेक करना जरूरी है कि हमारा डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा? देखिए, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे यहां पर दोनों ही कंडीशन में डायोड आपका ऑन रहेगा, क्योंकि इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इसका मतलब डायोड ऑन है। बाकी अगर आप करके दिखाना चाहते हैं या रफ में करके चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, डायोड ऑन ही रहेगा। देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। देखिए, अगर मान लेते हैं हम यहां पर हमारा जो VI है वो 80 है, तो देखो 80 है तो हम अगर V की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, RL कितना है 10 अपॉन में R प्लस RL, मतलब 10 प्लस 5 15 इंटू, अगर मैं यहां पर 80 ले लूं
तो 80, तो कितना आ जाएगा 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, है ना, ये 160/3 आएगा, 160/3, सीधी सी बात है 50 से ज्यादा आएगा, और यहाँ पर VZ 50 है, इसका मतलब 80 वोल्ट पे डायोड हमारा ऑन रहेगा। सिमिलर तरीके से अगर मैं यहाँ पर 120 के लिए चेक करूं तो यहाँ पर 120 आ जाएगा, तो जब यहाँ पर 120 आएगा, है ना, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये तो और बढ़ गया, 50 से ज्यादा ही आएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों कंडीशन में हमारा डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा, इसलिए VZ और VL दोनों बराबर आएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर दो केस हमें लेने हैं। पहला केस हम VI को 80 वोल्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं व्हेन VI इज इक्वल टू 80 वोल्ट, क्योंकि जब VI 80 वोल्ट होगा तो हमारा जो करंट होगा जेनर डायोड के थ्रू वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा, और उसी को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे कैसे, हमें IZ निकालना है। IZ को कैलकुलेट करने के लिए हमें IL पता होना चाहिए और हमें IR की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें IL और IR पता है तो हम IZ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर IL को कैलकुलेट कर लेता हूं। IL का फॉर्मूला क्या होता है, VL/RL, VL/RL, और VL भी हमें पता है और RL में पता है। VL कितना है 50, RL कितना है 10, तो 50/10, इसका मतलब यहां से IL की वैल्यू 50/10 और IL आ जाएगा यहां से 5 एम्पियर, किलो ओम में ना, मिली एम्पियर, तो ये आ गया 5 मिली एम्पियर IL की वैल्यू। अब मुझे IR भी चाहिए, IR के बाद ही मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा IZ। तो IR कैसे कैलकुलेट होगा, अब देखो IR के लिए हमें पहले VR चाहिए। अब VR कितना होगा जरा यहां पर ध्यान दें, VR, देखिए VR, अगर आप VI को 80 वोल्ट ले रहे हैं, है ना, तो VR क्या हो जाएगा, आपका VR हो जाएगा VI माइनस VZ, भाई फॉर्मूला होता है VI माइनस VZ। और अगर आप VI को 80 वोल्ट दे रहे हैं तो ये 80 माइनस 50 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 वोल्ट। क्या आ जाएगा, VR। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं IR, तो ध्यान दीजिएगा IR ना, IR का फॉर्मूला हो जाएगा VR/R, सीधे सीधे ओम्स लॉ लगेगा। VR कितना है 30, VR हमारे पास है 30 और R हमारे पास है 5, तो यहां से अगर आप देखें तो 6 आ गया, कितना आ गया 6, तो यहां से मेरे पास IR की वैल्यू आ गई 6 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर आएगी क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा किलो ओम में है। क्लियर है। तो देखो मेरे पास IR भी आ गया, मेरे पास IL भी आ चुका है ना, और मुझे कैलकुलेट करना क्या, IZ की वैल्यू, IZ की वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो हम IR, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर जो ये हमारे पास IR आ रहा है ना, ये मिनिमम है। ये जो IR आ रहा है ये मिनिमम है, क्यों, क्योंकि हमने मिनिमम वाला वोल्टेज लिया है। तो एक्चुअल में ये IR मिनिमम है। क्या है, IR मिनिमम, IL रहेगा कांस्टेंट। तो यहां से अगर मैं IZ को कैलकुलेट करूं तो IZ इज इक्वल टू IR माइनस IL, और ये जो यहां से IZ आएगा मिनिमम आएगा क्योंकि IR मिनिमम है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं IR मिनिमम, IR मिनिमम, IZ मिनिमम, है ना। तो यहां से हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी Z की। चलिए मैं लिख लेता हूं यहां पर मिनिमम, है ना, ये भी हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। चलिए यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। IR मिनिमम, है ना, तो ये मेरे पास IR मिनिमम की वैल्यू थी, IR मिनिमम। तो यहां से मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं IZ मैक्सिमम, सॉरी IZ मिनिमम। तो IZ मिनिमम इक्वल टू IR मिनिमम माइनस IL तो कांस्टेंट है। तो अगर IR मिनिमम होगा तो IZ भी मिनिमम होगा, और यहां से वैल्यू को पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 6 और IL कितना है 5। तो यहां से मेरे पास IZ मिनिमम आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब जेनर डायोड से जो मिनिमम वैल्यू होगी करंट की, यानी कि मिनिमम करंट जो पास होगा इस डायोड से मिनिमम करंट कितना पास होगा, 1 मिली एम्पियर। क्लियर है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने यहां पर VI को 80 वोल्ट लिया था।
तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही तो हुआ जैसे हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन किए, है ना, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज वेरी जरूर कर रहा है, लेकिन जब आप एक बार 80 वोल्ट ले लेंगे तो अब तो ये कांस्टेंट हो गया ना 80, अब आप 80 के लिए डेटा कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरे केस में आप 120 ले लेंगे, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, VI इक्वल टू व्हेन VI इज इक्वल टू 120 वोल्ट। अगर VI 120 वोल्ट के बराबर है, ये रहा 120 वोल्ट, तो देखो क्या होगा, बिल्कुल सेम तरीके से हम फिर करेंगे, है ना। देखो IL तो 5 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि IL तो कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपका VI कितना है। बात समझ में आ रही, IL आपका 5 मिली एम्पियर ही रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। हाँ, VR हमारा चेंज होगा, IR हमारा चेंज होगा, IR और VR हमारा क्या होगा, चेंज होगा। अब यहां पर जरा ध्यान दें, देखिए, तो IL तो हमारे पास है ना। अब मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा, अगर VI 120 वोल्ट है तो मेरे पास जो IR होगा वो मैक्सिमम आएगा, और कितना आएगा, VR अपॉन R। अच्छा, अभी मैंने VR को कैलकुलेट नहीं किया, पहले मैं VR निकाल लेता हूं। VR इज इक्वल टू VI माइनस VZ, और इस बार VI कितना है 120, तो 120 माइनस 50, ये आ जाएगा 70, क्या आ जाएगा 70 वोल्ट। अब मैं कैलकुलेट करूंगा IR, और इस बार जो IR आएगा वो मैक्सिमम आएगा, पिछली बार मिनिमम आया था। पिछली बार मिनिमम क्यों था, क्योंकि हमारे पास मिनिमम वोल्टेज हमने लिया था। अब हम मैक्सिमम वोल्टेज ले रहे हैं, तो हमारे पास IR की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है IR की वैल्यू बढ़ती है। तो IR मैक्सिमम इज इक्वल टू VR अपॉन R, वैल्यू पुट करेंगे तो VR इस बार कितना है 70, और अपॉन में R कितना है, R हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 मिली एम्पियर, 14 मिली एम्पियर। क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं IZ मैक्सिमम। IZ मैक्सिमम, तो देखिए IZ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, IZ मैक्सिमम इज इक्वल टू IR मैक्सिमम माइनस IL तो कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करेंगे। IR मैक्सिमम कितना है 14, और IL कितना है 5, तो कितना आ गया, ये 9 मिली एम्पियर आ गया। इसका मतलब IZ मैक्सिमम की वैल्यू 9 मिली एम्पियर है, और मिनिमम की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है। तो यहां पर हमसे वही पूछा था कि मैक्सिमम और मिनिमम जेनर डायोड करंट कितना है, उसको कैलकुलेट करिए, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर है। यहां पर देखो, आप एक काम करना, पहले आप IL को निकाल लेना, क्योंकि IL तो कांस्टेंट है ना दोनों केस के लिए, इसको पहले कैलकुलेट कर लेना, और इसके बाद यहां पर लिखना व्हेन VI इक्वल टू 80 वोल्ट। क्लियर है। तो ये 3 न्यूमेरिकल मैंने आपको एकदम कंप्लीटली सॉल्व करा दिए। अब आगे के जो न्यूमेरिकल है वो मैंने पहले से सॉल्व कर रखे हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर करना क्या है। देखिए, अब ध्यान देना, देखो ये जो न्यूमेरिकल अभी मैंने आपको कराया, ये 2021 में भी आ चुका, 2021 या 25 में भी आ चुका, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन सेम डेटा के साथ 2 बार आ चुका है, और इसी टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वहां पर आपसे रेंज पूछी जाती है वोल्टेज की, VI की रेंज पूछी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। डिटरमाइन द रेंज ऑफ VI, मतलब देखो पूरा सर्किट डायग्राम हमें दे रखा है, पहले की तरह सारा डेटा हमें दे रखा है, बस यहाँ पर इस बार इनपुट वोल्टेज नहीं दे रखा, और हमसे कहा है कि डिटरमाइन द VI, मतलब VI की रेंज निकालो टू मेंटेन द जेनर डायोड ऑन स्टेट, जिससे कि हमारा जेनर डायोड क्या रहे, ऑन स्टेट में रहे। और यहां पर आपको ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि हमारा डायोड ऑन है या ऑफ है। क्यों? क्योंकि हमें VI की वही वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे ये ऑन और ऑफ हो। तो इस बार हमें चेक नहीं करना है, हमें सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो देखो, ये हमारा सर्किट गिवन है, यहाँ पर ये बैटरी लगी है, बैटरी को दिखा नहीं रखा है, प्लस टर्मिनल ऊपर है, माइनस टर्मिनल नीचे है। ये हमारा रेजिस्टेंस है 220 ओम, यहाँ से IR करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से IZ फ्लो कर रहा है, यहाँ से IL फ्लो कर रहा है, सब कुछ सेम है। ये आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पर इसका आपको वोल्टेज दे रखा है जेनर डायोड का कितना, ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 वोल्ट, और IZ मैक्सिमम की वैल्यू भी आपको गिवन है 60 मिली एम्पियर। तो ये सारा डेटा आपको गिवन है, देखो मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया।
जितना VZ होगा उतना ही VL होगा, ये कंफर्म है। क्लियर है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज हमें निकालना है। बात समझ में आ रही। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जब भी आपको रेंज पूछी जाए VI की, है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप मिनिमम वोल्टेज निकालो। और मिनिमम वोल्टेज का जो फॉर्मूला है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कहां से आया ये भी बता चुका हूं। फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप कैसे इस फॉर्मूले को निकालेंगे ये भी आपको बता चुका हूं। क्लियर है। ये हमारा मिनिमम वोल्टेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, RL कर दो, R पुट कर देंगे, VZ पुट कर देंगे, RL पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मिनिमम वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना है। ये मिनिमम वोल्टेज आ गया। अब आपको निकालना है मैक्सिमम वोल्टेज। अब मेरी बात को यहां पर समझना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल करंट की मैक्सिमम वैल्यू गिवन होती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कभी गिवन नहीं होती। तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, हमने ये फॉर्मूला लगाया, मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई वोल्टेज की। क्लियर है। तो ये जो यहां पर जनरल करंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है, इसकी हेल्प से हम मैक्सिमम वोल्टेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। यहां पर जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो उस समय पर ये IZ मैक्सिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा तो IZ भी मिनिमम होगा। अब मुझे IZ मिनिमम गिवन नहीं था, इसलिए मुझे इस तरीके से निकालना पड़ा, है ना। लेकिन जब मुझे IZ मैक्सिमम गिवन है तो मैं क्या करूंगा, देखो IZ मैक्सिमम गिवन है, IL कांस्टेंट होगा, कैलकुलेट कर लेंगे जो भी होगा। तो IZ मैक्सिमम प्लस IL दोनों को जब ऐड करेंगे तो IR मैक्सिमम आएगा, और जब मेरे पास IR मैक्सिमम आ जाएगा तो मैं IR मैक्सिमम की हेल्प से भी मैक्सिमम कैलकुलेट कर लूंगा। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास IL नहीं है, IL को निकाल लेते हैं। किससे, VL, फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है। तो मैक्सिमम वोल्टेज हमें निकालना है, पहले हमने IL निकाल लिया VL अपॉन RL से, VL RL की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां पर हमारे पास ये कैलकुलेट करके आ गया IL, है ना, करंट थ्रू लोड। उसके बाद में IR मैक्सिमम निकालूंगा। IR मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, IZ मैक्सिमम प्लस IL। IZ मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर पुट कर दिया तो IR मैक्सिमम आ गया। अब मुझे निकालना मैक्सिमम वोल्टेज। भाई सीधी सी बात है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, इसका और इसका सम होगा। भाई मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड प्लस VZ। तो यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, IR मैक्सिमम इंटू R और प्लस में VZ। तो वही तो किया मैंने, IR मैक्सिमम इंटू R प्लस VZ, तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा इतना। तो देखो मिनिमम भी आ गया और मैक्सिमम भी आ गया। आपसे रेंज पूछी थी तो आप लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, रेंज ऑफ VI क्या होगी, रेंज ऑफ VI कहां से कहां तक होगी, 23.67 वोल्ट से लेके 36.87 वोल्ट तक। इसका मतलब यह है कि अगर हम इनपुट पर वोल्टेज को 23.67 से लेके 36.87 तक वेरी कराएंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा, और हमारा जो डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। अगर इस रेंज के बाहर जाएंगे तो हमारा डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा। क्लियर है। तो मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के जैसा एक न्यूमेरिकल आगे भी है, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये केस नंबर 3 के ऊपर बेस्ड है। देखो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया, केस नंबर 2 का क्वेश्चन था। देखो हमने V मिनिमम का वही फॉर्मूला लगाया। अब केस नंबर 3 का देखो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, इससे पहले वाला भी आ चुका था, है ना। अब यहां पर देखो ये सर्किट गिवन है, इस बार इन्होंने इनपुट वोल्टेज दे दिया, आउटपुट वोल्टेज इस बार नहीं गिवन है, मतलब आउटपुट लोड गिवन नहीं है, सॉरी RL गिवन नहीं है, VI इस बार गिवन है। देखो सीधी सी बात है, अगर VI गिवन है तो IR कांस्टेंट होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कांस्टेंट होगा, है ना। बात समझ में आ रही। हाँ, IZ और IL वेरी करेगा, IL कम होगा तो IZ इंक्रीज, मतलब ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। ये हम पढ़ चुके पहले ही। क्लियर है। तो सबसे पहले तो जो डेटा यहां पर गिवन है मैंने नीचे लिख दिया है। देखो जनरल करंट की फिर से मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है, मिनिमम वैल्यू गिवन नहीं है। क्लियर है। तो जो भी हमारे पास डेटा गिवन था वो पूरा डेटा मैंने यहां पर लिख दिया है। बोलो बात समझ में आ रही है। हमें यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो रेंज कैलकुलेट करनी है RL की और IL की, मतलब R की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है RL की, और IL की भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इस बार IL भी वेरी करेगा, क्योंकि वोल्टेज वेरी कर रहा है, सॉरी क्योंकि लोड वेरी कर रहा है। क्लियर है। तो अब देखो करेंगे क्या, ये डेटा तो हमें गिवन था। देखो सबसे पहले जो चीज कांस्टेंट है ना उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप हमेशा यही करना, जो चीज फिक्स है उसको पहले कैलकुलेट कर लो। तो यहां पर वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या है, कांस्टेंट है, तो देखो वोल्टेज को निकाल लिया मैंने, 40 वोल्ट आ गया।
इसके अक्रॉस कांस्टेंट करंट भी कांस्टेंट है, तो देखो करंट को भी निकाल दिया मैंने, 40 मिली एम्पियर आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा एक चीज देखो यहां पर, ये IL मिनिमम कब होगा? देखो ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम हमें गिवन है, तो इसका मतलब मैं IL मिनिमम की वैल्यू निकाल सकता हूं डायरेक्ट। नहीं देखो, ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू गिवन है तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है IR इक्वल टू IZ प्लस IL। तो उसी फॉर्मूले से IL मिनिमम का फॉर्मूला हो जाएगा, IR तो कांस्टेंट है, माइनस IZ मैक्सिमम। भाई सीधी सी बात है, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, तो यहां से हमारे पास IL मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 8 मिली एम्पियर। तो हमें पता चल गया कि इस जेनर डायोड के थ्रू जो मिनिमम करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 8 मिली एम्पियर है, और मैक्सिमम कितना है? 32 मिली एम्पियर है इसके अक्रॉस, है ना? ये सॉरी, अरे सॉरी, एल की बात कर रहा था मैं, जेड की नहीं। हाँ, एल मिनिमम कितना है? 8 मिली एम्पियर। ये तो जेड है, ये डायोड के अक्रॉस है ना। हमारे पास इस लोड के अक्रॉस जो मिनिमम करंट है IL वो 8 मिली एम्पियर है, ये हमें पता चल गया। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा हमें ये भी कैलकुलेट करना है, RL की रेंज भी कैलकुलेट करनी है। आपको मालूम है कि जब I मिनिमम होगा, अगर I मिनिमम होगा तो R क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि R का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, ओम्स लॉ से। बात समझ में आ रही? तो अगर मुझे RL मैक्सिमम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? VL अपॉन IL मिनिमम कर दूंगा, क्योंकि VL तो कांस्टेंट है। तो यहां से मेरा RL मैक्सिमम आ जाएगा 1.25 किलो ओम। देखो दो चीज आ गई मेरे पास, एक तो मेरे पास RL की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, RL की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और IL की मिनिमम वैल्यू आ गई। दो चीजें मुझे और कैलकुलेट करनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू। ये दो चीजें हम और कैलकुलेट करेंगे। अब RL की मिनिमम वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे केस नंबर 3 वाला। जैसा वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है ना, वैसे ही RL की मिनिमम वैल्यू का भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वही फॉर्मूला देखो मैंने यहां पर लगाया है ना। RL मिनिमम की वैल्यू VZ R अपॉन VI माइनस VZ, यहां से हमारा RL मिनिमम आ जाएगा। और जैसे ही RL मिनिमम आएगा तो आप IL मैक्सिमम निकाल सकते हैं, क्योंकि VL अपॉन RL मिनिमम, सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो यहां से हमारा IL मैक्सिमम आ जाएगा, और ये आएगा आपका 40 मिली एम्पियर। तो देखो IL मैक्सिमम भी आ गया मेरे पास, अब RL मिनिमम भी आ गया, IL मैक्सिमम भी आ गया, और पीछे भी हमारे दोनों आ चुके। तो अब हम रेंज बता सकते हैं। तो देखो RL की रेंज क्या है? रेजिस्टेंस कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? देखो RL की मिनिमम वैल्यू 0.25 है, और RL की मैक्सिमम वैल्यू 1.25 किलो ओम है। तो RL हमारा वेरी कर रहा है 0.25 से 1.25 किलो ओम तक। सिमिलरली IL हमारा वेरी कर रहा है 8 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर तक। ये IL का वेरिएशन है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लें कि IZ की रेंज क्या है, तो देखो IZ की मिनिमम वैल्यू कितनी है? IZ ये मैक्सिमम है, ये क्या है? मैक्सिमम। तो अब हम यहां पर IZ मिनिमम भी निकाल सकते हैं। भाई अब तो हमारे पास पूरा डेटा आ गया ना, अब हम यहां पर IZ मिनिमम निकाल सकते हैं, है ना। IZ मिनिमम कैसे निकलेगा? देखो इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। यहां पर इसको अगर हम मिनिमम कर दें, ध्यान देना, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है IR इक्वल टू IZ प्लस IL। तो ये वैल्यू मिनिमम कब होगी? देखो ये वैल्यू मिनिमम तब होगी जब ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। तो अगर आप IR में से IL की मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास IZ मिनिमम भी आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा नहीं गया इस क्वेश्चन में, अगर आपसे IZ की रेंज पूछी जाए तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 5 से पहले वाला, 4, बिल्कुल सेम यही है। इसमें वोल्टेज की रेंज पूछी थी, उसमें भी वोल्टेज की रेंज पूछी है, इसमें भी वोल्टेज की रेंज पूछी हुई है। देखो आपसे पहले क्या कहा कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो जेनर डायोड की। तो देखो ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आया था, इसमें पहले कहा कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा ग्राफ था VI कैरेक्टरिस्टिक्स का, सबसे पहले आपको वो ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा, ग्राफ आप पीछे से देख लेंगे, वो आपको बनाना पड़ेगा अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें आपसे VI की रेंज पूछी है, और VL जो है वो 8 वोल्ट पर क्या है? मेंटेन है। इसका मतलब ये है कि VZ और VL दोनों 8 वोल्ट है ना।
एंड नॉट एक्सीडेड द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी मैक्सिमम पावर रेटिंग है, पावर जो है ये मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हो जाएगी तो ये फेल हो जाएगा, खराब हो जाएगा डायोड हमारा। बात समझ में आ रही? तो यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको वीआई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, यहां पर इसको देख करके ये मत सोचना कि ये कैसा सर्किट दिया है। भाई आप इन दोनों को हटा के आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये लीजिए, ये हो गया, हटा दो इनको, बात तो एक ही है ना। तो इनको देख के घबराना नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले देखो यहां पर गिवन क्या, आर गिवन है, सारा डेटा हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया है क्या? कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सब कुछ आपको वैसे ही करना जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, है ना। देखो पहले आईएल निकाल लिया, क्योंकि आईएल तो वेरी करेगा नहीं इस बार, सॉरी आईएल इधर है ना, आईएल वेरी करेगा नहीं, जो भी वेरी करेगा इधर वेरी करेगा, क्योंकि वोल्टेज की रेंज निकालनी है। तो आईएल जो वैल्यू कांस्टेंट या फिक्स रहेगी उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, मिनिमम वोल्टेज का फॉर्मूला लगा दिया, मिनिमम वोल्टेज आ गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मुझे बतानी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर लिया मैंने। देखो जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने वीआई की रेंज को निकाला था, वहां पर हमें आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहां पर पावर की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। तो क्या करेंगे? देखो इसकी हेल्प से हम आई जेड मैक्सिमम निकाल सकते हैं। कैसे? भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, है ना। तो पावर ये जेड मैक्स है, तो यहां पर जेड मैक्स कर दो, तो ये आई जेड मैक्स हो जाएगा, खत्म। और वहां पर V की वैल्यू पुट कर दो, V मतलब ये V जेड आएगा। तो यहां पर क्या है, आपको आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन है, उसमें डायरेक्ट गिवन थी, इसमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, इसमें आपको पावर गिवन है। इसकी हेल्प से आप यहां पर आई जेड मैक्स निकालेंगे, तो आई जेड मैक्स आ जाएगा। बस उसके बाद तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये आई जेड मैक्स के बाद आई आर मैक्स निकालेंगे, और उसके बाद अगेन हम मैक्सिमम वोल्टेज का वही फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा और हमारी पूरी रेंज भी आ जाएगी। क्लियर है? तो देखो यहां पर मैंने आपको 6 न्यूमेरिकल बताए हैं, 3 पूरे सॉल्व बने, आगे के तीनों भी पूरे सॉल्व कर रखे हैं मैंने। अगर आप इन 6 न्यूमेरिकल को कर लेते हैं तो और कोई न्यूमेरिकल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे न्यूमेरिकल मैंने ये 6 आपको कराए हैं, बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे अलग कुछ नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? जितने भी लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। क्लियर है? फिर भी मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये 23 में आया। अभी इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ, लेकिन जब ये नोट्स अपलोड होंगे तो अपलोड करने से पहले मैं इन दोनों डायग्राम को बना दूंगा, तो डायग्राम आपको यहाँ पर बने हुए मिलेंगे। और ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। क्लियर है? तो आप इन दोनों को और प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, नहीं तो जितने मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो सफिशिएंट है। क्लियर है? अब यूनिट नंबर 1 में हमारा एक लास्ट टॉपिक और बचा है, स्पेशल पर्पस डायोड। क्लियर है? तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 1 नो डाउट बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन आगे की जो 2 यूनिट है वो इस अकेली यूनिट से कम है। मतलब जितना समय हमें यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करने में लगा, उससे कम समय हमें यूनिट नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करने में लगेगा, क्योंकि वहां पर सिलेबस कम है। यूनिट नंबर 1 का सिलेबस बहुत ज्यादा है और इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा है, इसलिए समय भी ज्यादा लगा है। क्लियर है? तो अभी आप यूनिट नंबर 1 को अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक लास्ट लेक्चर और बचा है, और नेक्स्ट लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है, वहां पर कोई डेरिवेशन कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच।